मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो एक आत्मकथा है, अन्य से अनन्या तक, और इसकी जो लेखिका है वो है प्रभा खेतान। देखिए, जो प्रभा खेतान है वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका मानी गई हैं। इनका जन्म 1 नवंबर 1942 को कलकत्ता के मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनकी ये जो आत्मकथा है अन्य से अनन्या तक, इसका प्रकाशन 2010 गया था। लेकिन लेखिका ने अपने इस आत्मकथा में उन संघर्षों का विवेचन किया है जो उन्होंने एक लड़की होने के नाते अपने जीवन में सहे हैं। सांवला रंग होने के कारण माँ उन्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह सबकी नज़रों में अन्य रही। उन्होंने अपने आप को अन्य से अनन्या तक, यानी कि जो अन्य से भी कमतर है, उन्होंने अपने आप को उस स्थान पर रखा है। शायद यही कारण है कि उन्होंने अपनी जो ये आत्मकथा है उनका शीर्षक जो है अन्य से अनन्या तक रखा है, क्योंकि वो जीवन भर अन्य ही रही। कभी भी वह प्रथम स्त्री नहीं बन पाई। सांवरा रंग होने के कारण माँ की नज़रों में वह अन्य रही। विवाहित डॉक्टर से प्रेम करने के कारण वह उनकी ज़िंदगी में अन्य रही। वे स्वयं से कई बार सवाल करती हैं कि मैं क्या लगती थी डॉक्टर साहब की, इस रिश्ते को क्या नाम दे पाऊंगी, रखेल का क्या अर्थ होता है। ये सब सवाल कहीं ना कहीं लेखिका के मन को झंझोड़ देते थे। लेखिका लिखती है कि जीवन के 65 सालों तक भी मैं अन्य से अनन्या ही रही। इतने सालों में मेरी कभी जिंदगी में संघर्ष कम नहीं हुए। आत्मकथा की जो शुरुआत है लेखिका न्यूयॉर्क की सड़क से करती है, यानी कि जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर, वहाँ पर उसके किनारे पर बैठी हुई अपने भूतकाल के जीवन के बारे में वो याद करती हैं। सबसे पहले वो अपने और डॉक्टर साहब के संबंधों के बारे में सोचती हैं। वह डॉक्टर साहब से निष्ठ भाव से प्रेम तो करती हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब से किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं लेती। वह अपनी पहचान खुद बनाती हैं। डॉक्टर साहब जो थे वो एक विवाहित व्यक्ति थे। वह पूरा जीवन, उनका जो पूरा जीवन था वो बिना शादी के ही उनके साथ रही। यानी कि जो लेखिका थी उन्होंने डॉक्टर साहब से विवाह नहीं किया था और वो पूरे जीवन भर अविवाहित होकर डॉक्टर साहब के साथ रही। ऐसी स्थिति में समाज में जो उनका स्थान था, वो कहती है कि मेरा क्या स्थान है समाज में। इन संघर्षों को सह पाना एक लड़की के लिए कुछ आसान नहीं था। डॉक्टर साहब के साथ लेखिका इतनी अधिक जुड़ गई थी कि उन्हें छोड़ पाना मुश्किल था। इन दिनों का देह का जो आकर्षण नहीं था, बल्कि ये दोनों मन से एक दूसरे से प्रेम करते थे। कहीं ना कहीं लेखिका के मन में यह सवाल हमेशा रहता था कि विवाह करना ही क्यों आवश्यक है। हमारे 25 साल का जो ये जो ईमानदारी का जो रिश्ता है, क्या समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यह सवाल उनके मन में हमेशा रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सवाल के कारण वह जीवन भर समाज में अन्य के स्थान पर ही रही। इसके बाद लेखिका अपने बचपन की यादों में खो जाती हैं। लेखिका परिवार जो था वो एक संयुक्त परिवार था। लेखिका सांवले रंग की थी और बहुत ही साधारण दिखने वाली लड़की थी, इसलिए उनकी माँ उन्हें पसंद नहीं करती थी। घर में एक दाई माँ थी जो लेखिका को बहुत प्रेम करती थी। कहीं ना कहीं माँ का जो प्यार है उन्हें दाई माँ से ही मिला। सुबह दाई माँ के कमरे में आते ही मेरी ज़िंदगी शुरू हो जाती थी। मेरे कमरे में आते ही दाई माँ कहती, जल्दी उठो, 7 बज गए हैं। मैं उठते ही दाई माँ के हाथ से दूध का गिलास लेकर गट-गट पी लेती और फिर स्कूल के लिए भाग दौड़ शुरू हो जाती। मेरी फ्रॉक का बटन खुला होता था, मेरी चोटी ठीक से गुथी हुई नहीं होती थी। ऊपर से दाई माँ बालों में ढेर सारा तेल भी चुपड़ देती थी और आँखों में मोटा मोटा काजल। वहीं गीता, जो कि लेखिका की बहन थी, वो अम्मा की लाडली थी, क्योंकि उसकी चोटी भी ठीक से गुथी हुई होती थी। फीते का जो फूल है वो भी तरीके से बना होता था। गीता और पुष्पा, जो कि मेरी दोनों बहनें थी, मुझसे जल्दी तैयार हो जाती थी और जब मैं तैयार होकर नीचे दौड़ती इतने में बस हॉर्न बजाती हुई निकल जाती थी। और जब मैं रोते हुए ऊपर आती तो अम्मा का पारा 7वें आसमान पर होता था। किसी तरह दाई माँ मुझे स्कूल तो भिजवा देती थी। लेकिन लेखिका लिखती हैं कि बचपन में मुझे बरामदे में बैठे बैठे चिड़ियों से संवाद करना बहुत अच्छा लगता था। रेलिंग पर बैठी हुई गौरैया से मैं ना जाने क्या क्या बातें किया करती थी और मुझे देखकर पीछे से छोटे भैया गीता, पुष्पा और किशन ठाका मारकर हंसते थे और मेरी नकल उतारते थे। मैं रोती रहती थी और मेरे भाई बहन पेट पकड़कर मुझ पर हंसते रहते थे।
कैसा अनाथ बचपन था। अम्मा ने कभी मुझे गोद में लेकर चूमा नहीं, कभी मुझे मेरे लाड नहीं किए। मैं घंटों उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी रहती थी, इस उम्मीद में कि शायद अम्मा मुझे अंदर बुला लेगी, शायद मुझे अपनी रजाई में सुला लेगी। लेकिन नहीं, दूरी हम दोनों में हमेशा बनी रही। कहीं ना कहीं अम्मा यह चाहती थी कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं बल्कि घर के काम काज सीखने अधिक आवश्यक होते हैं। आगे लेखिका लिखती हैं कि स्कूल में हमें सलवार कमीज पहनना पड़ता था। घर लौटकर भी अन्य सहेलियां जो थी वो स्कर्ट ब्लाउज या सलवार कमीज पहनती थी, लेकिन अम्मा की जिद थी कि घर में आकर साड़ी पहनो। क्योंकि मैं बड़ी हो गई थी, लेकिन मैं अभी 9 साल की ही तो हूँ। घर में जब तीज त्योहार होता था तो धापी मिसरानी मेहंदी लगा देती, गणगौर के दिन गोरा की पूजा करवाती। एक बार गणगौर की पूजा में मेरे हाथ से गोरा का सिर लुढ़क गया। इतने में गीता जोर से चिल्लाई, प्रभा तूने ये क्या किया। इतने में अम्मा के आने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा तो जैसे मानो कलेजा ही मुंह में आ गया हो। मैं जल्दी जल्दी जैसे तैसे मैंने गोरा का सिर धड़ से चिपका दिया, लेकिन जल्दी जल्दी में सिर जो था वो उल्टा चिपक गया। अम्मा आई, बैठ गई और गणगौर की पूजा करवाने लगी। जैसे ही अम्मा की नज़र गणगौर पर गई, अम्मा जोर से चिल्लाई, यह क्या, किसने किया है यह सब। उस समय तो गीता उठकर भाग चुकी थी। अम्मा ने मेरी पीठ पर एक मुक्का जमाते हुए बोला, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पत्थर की बनी है, इसे मारने से तो मेरे हाथ और भी दुखने लगेंगे। उस दिन के बाद मैंने कभी गणगौर की पूजा नहीं की। वैसे गोरा जरूर मुझ पर नाराज हुई होगी। गलती तो मेरी ही थी, क्योंकि मैंने माटी की मूर्त का जो सिर था वो उल्टा लगा दिया था। शायद इसीलिए ही गोरा जी नाराजगी से मुझे अच्छा घरवर नहीं मिल पाया। धीरे धीरे और लड़कियों के साथ खेलना कूदना भी बंद हो गया। अपने में ही सीमित रहने लगी, यानी कि अपनी ही कल्पना की दुनिया में आंखें बंद किए मैं घंटों ही पड़ी रहती और कल्पना करती थी कि मेरी माँ अन्य और लड़कियों की माँओं की तरह स्मार्ट और पढ़ी लिखी क्यों नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी अम्मा में कसक जरूर थी। जब भी वो किसी पढ़ी लिखी स्वावलंबी लंबी स्त्री को देखती थी तो अम्मा यह कहती थी, तुम लोग जरूर रुपया कमाना, अपने पैरों पर खड़े होना। अम्मा ने यह कभी नहीं कहा कि तुम लोग मेरे जैसे बनो। जन्म से ही वो विद्रोही थी और विरासत में मुझे उनका विद्रोह स्वभाव में मिला, ऐसा वो अपनी आत्मकथा में लिखती हैं। आगे लेखिका अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती हुई लिखती हैं कि मेरे पिताजी के व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया था। वे एक जूट मिल के मालिक थे। उन्हें अपनी मिल बेचकर सेठिया के यहाँ वर्किंग पार्टनरशिप स्वीकार करनी पड़ी थी, यानी कि सेठ से बाबूजी हुए और बाबू से नौकरी भी उन्हें करनी पड़ी थी। लेकिन सेठिया के यहाँ नौकरी तो केवल नाम की ही थी। बनवारी लाल जी सेठिया ने जो है वो कभी भी बाबूजी के निर्णय में दखल नहीं दिया था। मेरे पिताजी के अनुभव का लाभ उठाकर सेठिया ने जमकर पैसा बनाया, लेकिन रुपया की हिस्सेदारी से सेठिया की नीयत डोल गई। बात गर्मा गर्मी तक आ गई, इतनी बढ़ गई कि उनके जो जिगरी दोस्त थे बालूराम और बनवारी लाल सिंह सेठिया ने उन्हें जहर देकर मार डाला। अगले दिन यह खबर अखबार की सुर्खियों में छपी। यह सुनकर मेरी अम्मा जो थी वो तड़प उठी। ना जाने अम्मा में उस दिन इतनी ताकत कहाँ से आ गई। तीज त्योहार और शादी ब्याह के अलावा वह हमेशा खाट पर ही पड़ी रहने वाली अम्मा, जिनके लिए हर दूसरे दिन डॉक्टर गांगुली को चेकअप के लिए आना पड़ता था। अगर कोई बच्चा गलती से भी उनके सिर को हाथ लगा दे तो अम्मा बीमार हो जाया करती थी। दिन में 4-4 सैरोडीन खाने वाली अम्मा शेरनी सी धाड़ उठी। छोटे चाचा ने कहा, हम बदला लेंगे, लेकिन अम्मा इसके लिए तैयार नहीं हुई। अम्मा ने कहा, मैं अपने बच्चों को पालूं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं, मैं इतना रुपया कहाँ से लेकर आऊं। उस रात बड़े भैया को सपने में बाबूजी दिखे और बोले कि बड़ी वाली तिजोरी का दाहिना ड्रॉर देखो। भैया रात को बहुत हड़बड़ाकर उठे, अम्मा के पास गए, बड़ी तिजोरी खोली गई। उसमें एक बैंक की पासबुक थी जिसमें 10 लाख रुपए जमा करने की रसीद थी। उस पैसे से बाबूजी का श्राद्ध छमाई का खर्चा भी निकल गया और बगल वाली जो जगह थी वो लेकर उसे भी बनवा लिया गया। आगे लेखिका लिखती हैं कि जब मेरे बाबूजी की मृत्यु हुई थी तब मैं 9.5 साल की थी। उनके जाने के बाद घर में
उनकी जाने के बाद जो है घर की गिरती हुई आर्थिक स्थिति का दबाव हम सब पर पड़ा था। एक ओर तो अम्मा बहुत कठोर हो गई थी और दूसरी ओर अपने बच्चों को लेकर वो स्नेहिल भी हो गई थी। मैं घंटों चुपचाप बरामदे के कोने में बैठी रहती थी। मैं अब भी अपनी गोरैया से चुपचाप बातें किया करती थी। क्या पता फिर भैया लोग सुन ले और मेरा मजाक उड़ाएं। बोल गोरैया, कब आएंगे मेरे बापूजी? कभी स्कूल से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई सोचती अभी बाबूजी गद्दी वाले कमरे में कान पर फ़ोन लगाए हुए मिल जाए। पर नहीं, 6 महीने से मुझे विश्वास होने लगा था कि बापूजी सच में चले गए हैं। स्वभाव से चिड़चिड़ी थी। वैसे तो अम्मा के क्रोध का शिकार सबसे अधिक मैं ही होती थी। मुझे लगता था कि स्त्री होना अम्मा की नज़र में पाप है। पिताजी के चले जाने के बाद अम्मा ने बड़े भैया को ही युवराज के रूप में रखा हुआ था। अम्मा की आखिरी जिम्मेवारी गीता और मैं ही थी, जिनके ब्याह की चिंता अम्मा को दिन रात खाए जा रही थी। कैसे होगा इन छोरियों का ब्याह? कहाँ से लाऊंगी इतना दान दहेज? गीता तो सुंदर है, फिर भी कोई ले जाएगा, लेकिन मैं, अम्मा को तो सांवला रंग, मेरे लंबे बाल, मेरा बढ़ता हुआ कद, कुछ भी तो नहीं सुहाता था। हर बात अम्मा को मुझे टोकना। मुझे आज भी याद है अम्मा की पानी पीने का कांच की केतली थी जो मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। अम्मा का चिल्लाकर पूछना, अरे क्या तोड़ा? यह सुनकर तो मैं डर गई और भागकर पीछे वाले बरामदे में एकदम रेलिंग के ऊपर चढ़ गई। रेलिंग के इस ओर तो मेरा एक पैर और दूसरा पैर उठाने की तैयारी में। मैंने नीचे झांककर देखा, पथरीली जमीन थी। अगर मैं मर गई तो कौन कौन रोएगा? केवल दाई माँ, शायद गीता पुष्पा भी रोएंगी, लेकिन अम्मा तो मेरे मरने से बहुत खुश होगी। बरामदे की रेलिंग पर बैठी एक पैर बाहर की ओर झुलाए हुए सोच रही थी कि मरने के बाद कहाँ जाऊंगी? क्या बापूजी के पास चली जाऊंगी? बापूजी तो स्वर्ग में हैं और दाई माँ कहती है कि जो आत्महत्या करते हैं वे ही प्रेत हो जाते हैं। रेलिंग पर बैठी हुई मैं ये सब सोच रही थी कि दाई माँ ने दौड़ते हुए आकर मुझे खींचकर रेलिंग से उतारा। आज सोचती हूँ तो लगता है कि कैसा अनाथ और असहाय बचपन था मेरा। लेकिन अम्मा भी तो मेरे असहाय और अकेली ही थी, इसलिए अम्मा निरंतर किसी ना किसी को पास बैठाए रहती थी। अम्मा कहती, उन्हें जिंदगी में क्या मिला? ज़्यादा बच्चे के कारण शरीर खोखला हो जाता है। लेकिन लेखिका लिखती हैं कि एक शाम मुझे याद है, वैसे बचपन में अनेक शामें इसी तरह बीती थी। छुट्टियों की हर दोपहरिया अम्मा को समर्पित करनी पड़ती थी। अम्मा के पास बैठकर सजग रहना पड़ता था, ना जाने अम्मा को कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। पीछे वाले बरामदे में अम्मा अपनी कुर्सी पर बैठी थी। बगल में मूढ़े पर मेरी भगवती बाई जो थी वो स्वेटर बुन रही थी। नीचे से गीता और पुष्पा और किशन की आवाज़ें आ रही थी। साथ में पड़ोस के और भी बच्चे थे। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मैं खेलने जाऊं? अम्मा ने चिल्लाकर कहा, क्या एक दिन नहीं खेलोगी तो क्या जान निकल जाएगी? जीवन में कुछ तो गलत घटा है तो नहीं तो अम्मा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती? मुझे उन्हें मेरा कुछ भी तो नहीं अच्छा लगता था। मेरा जरा सा हरकत करना, हल्की सी खांसी देखते ही उनके दिमाग में चिंगारियों जैसे फूटने लगती थी, जैसे कि कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया हो। भगवान, मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मेरा कद लंबा क्यों होता जा रहा है? मेरे दांत बाहर क्यों निकले हुए हैं? अम्मा इतनी गोरी है, बाबूजी भी इतने गोरे थे, दोनों भैया और दीदी भी गोरी हैं, लेकिन मेरा सांवला रंग क्यों है? बाहर वालों को चाय का कप पकड़ाते हुए मेरे हाथ कांपने क्यों लगते थे? चलते समय मेरे पैरों में धमधम आवाज़ क्यों आने लगती है? मैं हमेशा उस परी की कल्पना करती हूँ जो अपनी जादुई छड़ी से मुझे छूकर सिंड्रेला बना देती है। मगर नहीं, याद नहीं आता कि बचपन में मैं कभी अम्मा की गोद में सर रखकर सोई होंगी। लेकिन आज मैं अपनी अम्मा का दर्द समझती हूँ। बहुत दुख झेला है मेरी माँ ने। 40 की उम्र में विधवा हो जाना, सफ़ेद साड़ी में जिंदगी बिताना, बाबूजी के बिना तमाम सामाजिक दबाव को झेलती हुई अम्मा। लेकिन मेरे लिए तो दाई माँ का काम था मेरे को खाना खिलाना। खांसी हो तो मुझे पान का रस पिलाए। वह दाई माँ ही तो थी जो बुखार होने पर रात भर मेरे सिरहाने बैठी रहती थी, और अगर 2-3 दिन तक बुखार नहीं उतरे तो जाकर अम्मा के सामने गिड़गिड़ाती थी ताकि गांगुली बाबू को बुलाया जा सके। अब मैं बड़ी हो रही थी। दाई माँ के पास मेरा मन उतना नहीं लगता था। मेरे पास मेरी अब किताबें थी, मेरी सहेलियाँ थी। दाई माँ अब साल भर में 2 बार, महीने भर के लिए भी अपने घर भी चली जाती थी।
आगे लेखिका लिखती हैं कि 11वीं कक्षा के बाद एक एक कर मेरी सहेलियों की शादी होने लगी। ज़्यादातर मारवाड़ी सहेलियों की शादी हो गई थी। एक मैं ही अकेली मारवाड़ी लड़की थी जिसने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और इस अध्ययन से वो प्रभावित भी होती थी। वे भविष्य की चिंता नहीं करती, वे केवल डॉक्टर का प्यार पाना चाहती थी। उनके लिए वो समाज की परवाह नहीं करती थी। जब लेखिका यह बात अपनी बहनों और सहेलियों को बताती है तो वे उसे बहुत समझाती हैं और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि तुझे अपनी उम्र का कोई नहीं मिला। इतनी बड़ी दुनिया में तुझे 20 वर्ष बड़ा विवाहित पुरुष ही मिला जो 5 बच्चों का पिता भी है। समाज में इस प्रकार के रिश्तों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन लेखिका इन सभी बंधनों को तोड़ते हुए अपने प्यार को वो पवित्र बताती हैं। लेकिन लेखिका अपने इन अवैध रिश्तों के कारण अपने परिवार तथा सहेलियों से दूर हो जाती है। लेकिन लेखिका इसकी परवाह किए बिना अपने नए रिश्ते के साथ खुलकर जीना चाहती हैं। लेकिन एक मारवाड़ी समाज में ये आसान काम नहीं था। इसके बाद भी वह सभी परंपरा रीति रिवाजों को तोड़कर डॉक्टर साहब के पास रहना चाहती है। लेकिन जो लेखिका ने अपनी आत्मकथा में अपना अविवाहित माँ बनने का अनुभव भी बताया है। लेखिका इस गर्भ को गिराना चाहती है, लेकिन डॉक्टर साहब इस बच्चे को रखने के लिए तैयार थे। लेकिन शायद लेखिका को इस बच्चे का भविष्य दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने इस गर्भ को गिरा दिया। अविवाहित रहने वाली लेखिका माँ बनने का सुख को भी स्वीकार नहीं करना चाहती। लेखिका केवल डॉक्टर साहब के साथ अपना रिश्ता निभाना चाहती है। जब मिसेस जादुइया ने लेखिका के रिश्ते के लिए उन्हें बुरा भला कहा तो उस समय भी लेखिका शांत रही। कुछ दिन वह अरविंद आश्रम चली गई, लेकिन डॉक्टर साहब के बिना न रहने के कारण वो वापस आ जाती हैं। इस आत्मकथा में वह स्पष्ट होता है कि लेखिका एक स्वाभिमानी स्त्री थी। जब वह अमेरिका जाती हैं तो डॉक्टर साहब के से एक भी पैसा नहीं लेती और अपनी टिकट के पैसे वो स्वयं जुटाती हैं। डॉक्टर साहब उनकी मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कोई भी मदद उनसे नहीं लेना चाहती। इससे स्पष्ट होता है कि वह कितनी स्वाभिमानी स्त्री थी। जब वह पहली बार अमेरिका यात्रा पर जाती हैं, वहाँ डॉक्टर साहब लेखिका से नाराज होकर उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लेखिका अमेरिका में केवल $5 से गुजारा करती है। इन कठिनाइयों का भी उल्लेख लेखिका ने अपनी आत्मकथा में किया है। आगे लेखिका अपनी आत्मकथा में भारतीय महिला और अमेरिका की महिलाओं में भेद के विषय में लिखती हैं। वे लिखती हैं कि अमेरिका की जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन भारत की स्त्रियां आज भी रिश्ते परंपरा में बंधी हुई हैं। भारत की स्त्रियों में बदलाव कब आएगा? लेखिका अपनी आत्मकथा में ये प्रश्न पूछती हैं। लेखिका इसके साथ साथ यह भी कहती हैं कि स्त्री चाहे भारत की हो या अमेरिका की हो, उनमें एक बात समान है, और वह क्या है कि स्त्री होना दोनों ही देशों की महिलाओं में समान है। स्त्री चाहे किसी भी प्रदेश की क्यों ना हो, वह असहाय ही होती है। लेखिका पहली बार एक अमेरिकन व्यक्ति के साथ डेटिंग पर जाती है जिसका नाम होता है जेब लेखिका से एक तरफा प्रेम करता था। लेखिका को यह हमेशा के लिए अमेरिका में बस जाने के लिए भी कहता था, लेकिन लेखिका उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देती है, अपने परिवार के बारे में और डॉक्टर साहब से जो उनका रिश्ता था उनके बारे में भी वो जेब को स्पष्ट रूप से बता देती हैं, क्योंकि वह केवल डॉक्टर साहब से ही प्रेम करती थी और वह अपने आप को इस रिश्ते से बाहर नहीं निकालना चाहती। लेखिका ने अपना पहला काम 300 रुपये की तनख्वाह से किया था। धीरे धीरे व्यापार में इतनी प्रगति होती है कि लाखों तक कमाने लगती है। डॉक्टर साहब को भी लेखिका पर गर्व होने लगता है। लेखिका और डॉक्टर साहब के रिश्ते को 25 साल हो गए थे। इसके बाद भी कभी कभी डॉक्टर साहब जो थे वो लेखिका पर शक भी करते थे। इसके बाद भी वो डॉक्टर साहब को नहीं छोड़ सकी। यह 1970 का दौर था जब लेखिका ने व्यापार के क्षेत्र में पहली बार कदम रखा था। लेखिका के वापस आने के बाद लेखिका भारत में स्त्रियों के लिए हेल्थ फिटनेस क्लब जो है वो खोलती हैं। इस क्षेत्र में स्त्रियों के लिए काम करती हैं। जो स्त्री पति के चरणों में तथा बच्चों को ही अपना सुख समझने वाली स्त्रियों के लिए भ्रम को जो है वो तोड़ना चाहती थी। वह बता देती है कि पति और परिवार के बिना भी जिया जा सकता है। वह स्वतंत्र
है तथा स्वतंत्र होकर अपने निर्णय ले सकती है। लेकिन समाज में जो स्त्रियों की पहचान थी, उनका पति कौन है, उसके बच्चे कौन हैं, लेखिका ने अपनी इस आत्मकथा के माध्यम से इन सब जो ये लोक मान्यताएं हैं इनको गलत साबित कर दिया है। डॉक्टर साहब के परिवार ने लेखिका को कभी नहीं अपनाया, लेकिन जो लेखिका है वो डॉक्टर साहब से प्रेम के कारण वह डॉक्टर साहब के परिवार को संभालती है, उनके बच्चों की जिम्मेवारी को उठाती है। कभी भी लेखिका ने डॉक्टर साहब से 1 रुपये की मदद भी नहीं ली। उसके बाद भी वह स्वयं को अकेला ही महसूस करती थी। अपनी आत्मकथा में वह स्वयं से प्रश्न करती है कि क्या विवाह के 7 फेरे से ही रिश्ते जायज़ होते हैं? क्या फेरे के बिना किसी भी रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता, कोई वजूद नहीं है फेरे के बिना? वह एक स्वतंत्र स्त्री थी, इसके बाद भी वह एक पुरुष को ही अपना आधार क्यों मानती है? स्त्री कहीं की भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वह पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, ऐसा लेखिका ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। लेखिका की कहानी उस समय की है जब मारवाड़ी स्त्रियां घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थी, लेकिन लेखिका तो अकेले ही विदेश यात्रा तक कर आई। डॉक्टर साहब से भी संबंध बनाती है, उसके बाद भी समाज में वह अपने एक अस्तित्व कायम करती है। समाज को यह बता देती है कि डॉक्टर साहब से हटकर भी मेरी अपनी कोई पहचान है, लेकिन अपने आप प्रश्न करती है कि क्यों एक स्त्री की कामयाबी को स्वीकार नहीं किया जाता? क्यों स्त्री पुरुष के हाथ के तले दबी हुई है? क्यों स्त्री को हर समय अपने आप को प्रमाणित करना पड़ता है? क्यों आज की जो स्त्री है वो प्रश्नों के कटघरे में खड़ी होती है? क्यों स्त्री को अपनी पवित्रता, इस प्रश्न के उत्तर देकर साबित करना पड़ता है? आगे लेखिका लिखती हैं कि 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा होती है, आयकर विभाग के छापे पड़ रहे थे। भ्रष्टाचार को उस समय पर ख़त्म करने की घोषणा इंदिरा गांधी ने कर दी थी। उस समय व्यापारी वर्ग को काला बाजारी कहा जाता था। उस समय इंदिरा गांधी चुनाव हारती है तो लेखिका की मेहनत भी रंग लाने लगती है और डॉक्टर साहब जो है पूरी तरह से लेखिका पर निर्भर हो जाते हैं। उस परिवार जो है लेखिका की कमाई पर ही चलता है। जो डॉक्टर साहब का परिवार था वो उस समय पर लेखिका की कमाई पर ही चलता था। डॉक्टर साहब बीमार हो जाते हैं तो लेखिका ही उनके अंत समय तक उनके साथ रहती है और उनका साथ भी देती है। डॉक्टर की बीमारी में जो लोग उन्हें मिलने आते थे वे लेखिका को उपदेश देते थे कि आप ही डॉक्टर साहब की एकमात्र सहारा है। उस समय लेखिका अपने आप से यह प्रश्न करती थी कि जो रिश्ता अब तक गैर जरूरी था वह आज अचानक इतना जरूरी कैसे हो गया। जिंदगी भर जो है समाज द्वारा यह रिश्ता नकारा गया, लेकिन डॉक्टर साहब के बीमार होने पर अचानक सबको मेरी याद कैसे आ गई? यह प्रश्न लेखिका के मन में बार बार आता था। डॉक्टर साहब की मृत्यु जो है 10 जनवरी 1993 को हो जाती है क्योंकि उनको कैंसर था। इसके बाद लेखिका का वीरान जिंदगी जो है वो शुरू हो जाती है। लेखिका अपनी आत्मकथा के अंत में लिखती हैं कि डॉक्टर के जाने के बाद उन्हें कई नामों से संबोधित किया गया। जिस स्त्री ने अपना सारा जीवन डॉक्टर साहब को समर्पित कर दिया, उसके बाद भी उनका नाम कभी कभी डॉक्टर के साथ सम्मान से नहीं लिया गया। इसके बावजूद प्रभा खेतान ने अपनी जिंदगी स्वयं लिखी है। वह एक स्वतंत्र स्त्री थी। वह अपने जो निर्णय है वो स्वयं लेती थी। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहना चाहता है, क्या करेगा, वह दूसरों के इशारों पर चलने वाली स्त्री नहीं थी। वह अपना भरण पोषण स्वयं करती थी। स्त्री शक्ति की पहचान वो अपने इस आत्मकथा के माध्यम से करवाती हैं। तो बच्चों, ये तो था अन्य से अनन्या तक आत्मकथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आत्मकथा अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।